अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज हाज़िर हूँ बड़े दिनों के बाद। आप लोगों को बहुत वेट करवाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। स्टडी का थोड़ा प्रेशर था जिसकी वजह से मैं नॉवेल्स को टाइम नहीं दे पा रही थी। तो अब इंशाल्लाह मैं नॉवेल को टाइम दूँगी, प्रॉपर एपिसोड देने की कोशिश करूँगी। मेरी 2 नॉवल इत्तेफ़ाक़-ए-जुर्म और माहिर-ऊ इनकम्प्लीट रह गई थी, जिसे अब मैं कंप्लीट करूँगी, तो मैंने पहले सोचा है सबसे पहले माहिर-ऊ कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही इत्तेफ़ाक़-ए-जुर्म कंप्लीट करूँगी। जो इत्तेफ़ाक़-ए-जुर्म के इंतज़ार में बैठे हैं, तो प्लीज़ वो थोड़ा सब्र करें। आप लोग मेरी इस नॉवल को रीड करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसका सीज़न 1 आतिश-ए-इश्क है, जो मेरे ही चैनल पर अपलोड है। ये मेरी नॉवल बहुत लोगों को पसंद आई थी और बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुई थी, लोगों को बहुत ही पसंद आई थी। इसकी स्टोरी बहुत ही यूनिक है और मेरी नॉवल आबरू है, उसकी स्टोरी भी बहुत ही यूनिक है और मेरी एक और नॉवल है हसीर-ए-इश्क, उसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए हमेशा यूनिक स्टोरी लेकर आऊँ, जिससे आप लोग एन्जॉय कर सकें, आप लोगों को बाकी राइटर से हट के कहानी मिल सके। कुछ फैमिली, कुछ ड्रामा, कुछ सुपरनैचुरल पावर। तो चलें चलते हैं नॉवल की तरफ। पारस, मैंने सुना है स्विट्ज़रलैंड में बहुत ठंड होती है। क्या होती है? माही पारस के सीने पर सर रखकर लेटी हुई थी कि अचानक सवाल किया। होती तो है। तुम अपने गर्म कपड़े रख लेना। पारस, क्या स्विट्ज़रलैंड बहुत खूबसूरत है? माही ने दूसरा सवाल किया। हाँ, है तो सही, लेकिन मेरी माही से ज़्यादा नहीं। पारस, आप भी ना मज़ाक अच्छा कर लेते हैं। मुक़ाबिल के मुँह से खुद की तारीफ़ सुनकर वो शर्मा गई थी। मैं मज़ाक नहीं कर रहा, मेरी जान। मुझे तुमसे ज़्यादा इस दुनिया में हसीन कोई नहीं लगता। तुम अल्लाह का दिया हुआ वो तोहफ़ा हो जिसका शुक्र मैं ता क़यामत तक भी अदा करूँ तो कम है। तुम्हारा वो रोना, वो तड़पना मैं आज भी भूल नहीं पाया हूँ। मैं हमेशा यही सोचता था कि तुम में बचपना है, कुछ वक़्त के बाद तुम मुझे भूल जाओगी। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि अगर इंसान चाहे तो वो तकदीर भी बदल सकता है। माही, मैंने कभी तुमसे इस बात का ज़िक्र नहीं किया, लेकिन मुझे कभी-कभी खौफ़ आता है। पारस एकदम ही माही की कलाई मज़बूती से थामे आँखें बेताबी से माही की जानिब मरकूज़ किए बोला, कैसा खौफ़ पारस? आपको किस बात का खौफ़ है? मुक़ाबिल ने जज़-बज़ होकर इस्तफ़सार किया। माही, हो सके तो मेरी इस की गई बेरुख़ी को माफ़ कर देना, जो मैंने तुम्हारे साथ की थी। क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं अब तुमसे करने लगा हूँ, अगर तुमने ज़रा बराबर भी बेरुख़ी दिखाई या मुझसे दूर जाने की कोशिश की, तो मैं मर जाऊँगा, बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। बेशक माही, तुम ज़ाहिरी कमज़ोर हो, लेकिन तुम्हारा बातिन मुझसे कई गुना ज़्यादा मज़बूत है, क्योंकि जिससे मोहब्बत हो, उसकी बेरुख़ी बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है, इसका तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फिर तुमने तो 4 साल तक मेरी बेरुख़ी बर्दाश्त की है। पारस की बातें सुनकर एक पल के लिए
माही माज़ी की तल्ख़ यादों में पहुँच गई थी, जब उसने पारस की हर बेरुखी को हँसते-हँसते बर्दाश्त किया था। वक़्त के लम्हों का दर्द उसकी आँखों से आँसू बनकर टपक पड़ा था, जिसे पारस ने यकदम अपनी हथेली में ले लिया। मैंने कहा था ना, मेरी जान, अब एक आँसू भी तुम्हारी आँखों से ना निकले। ये मो ये मोती मेरे लिए बहुत कीमती हैं, उसे सिर्फ़ खुशी के लम्हों में इस्तेमाल करना। पारस की बातें सुनकर माही उसके सीने से लिपट गई, फिर अस्पात में सर हिला दिया। गुड मॉर्निंग माय डियर वाइफ। मोबाइल की स्क्रीन पर मैसेज देखकर खुशी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नुमाया हुई थी। क्लासरूम में बैठी वो बैग में मोबाइल छुपाकर मैसेज देख रही थी, जबकि उसकी गुड मॉर्निंग तो 1 घंटे पहले ही हो चुकी थी। गुड मॉर्निंग, खुशी ने जवाबन मैसेज सेंड किया। क्या कर रही हो? झट से दूसरा मैसेज आया। क्लासरूम में बैठी हूँ और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं भी कुछ पढ़ाई कर लूँ, पढ़ाई पर तवज्जो दे लूँ। बिल्कुल नहीं, फ़िलहाल तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शौहर पर तवज्जो दो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। कि आपकी ये फ़िज़ूल बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ओके बाय। ये कहकर खुशी ने मोबाइल बैग के अंदर रख दिया। ज़ावर ने 3-4 मैसेजेस किए, कॉल्स भी की, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। डियर वाइफ, तो आप मुझसे पंगा ले रही हैं। अब तो आप पछताएंगी। ये कहकर ज़ावर मुस्कुराया था। ना जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। नीलम, मैं जल्द अज़ जल्द आपके घर अपने वालिदैन को रिश्ता लेकर भेजना चाहता हूँ। रोहेल और नीलम रेस्टोरेंट में बैठे थे जब रोहेल ने अपने दिल की बात कही, जिस पर नीलम उसे हवन्नों की तरह देख रही थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई? नीलम के तासुर से रोहेल भी पल भर के लिए परेशान हुआ था। कुछ नहीं, लेकिन रोहेल, रिश्ते की बात इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है? जल्दी इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी इज़्ज़त ख़राब हो या कोई आप पे उँगली उठाए। अभी हम किसी रिश्ते से मुंसलिक नहीं हैं और हमारा इस तरह मिलना भी किसी तौर मुनासिब नहीं है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रही होंगी। नीलम ने इस्पात में सर हिला दिया। वो खुद भी अपने सर किसी किस्म की बदनामी लेना नहीं चाहती थी। आपने बहू की पैकिंग देख ली है ना रशीदा बेगम? वो तो बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं है। बेहतर है आप उसे माँ की तरह गाइड करें। मैं भी यही सोच रही थी। अब वो जाएगी तो पूरे 5 साल के बाद लौटेगी।
ये सोच कर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। यहाँ से साहब की बातों का जवाब देते हुए रशीदा बेगम आबदीदा हो गईं। बात तो आप ठीक कह रही हैं बेगम, इस बच्ची ने कभी घर से अकेले कदम नहीं निकाला। वहाँ परदेस में वो कैसे रहेगी, जहाँ उसका हमज़बान भी कोई ना होगा। जहाँ ज़ेब साहब के लहजे में फ़िक्र का अनसर था। आप फ़िक्र ना करें, कुछ दिन हमारा रूमी रहेगा साथ, उसे सब समझा देगा वो। वैसे भी माही बहुत समझदार है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी बहू है बड़ी समझदार। आखिर पसंद किसकी है? रशीदा बेगम ने खुद को क्रेडिट देते हुए कहा। जी जी, बिल्कुल। मैंने कब कहा? आप तो कभी गलत साबित हो ही नहीं सकती। जहाँ ज़ेब साहब, ये सब बातें तो होती रहेंगी। आपने नीलम के रिश्ते की कहीं बात चलाई? रशीदा बेगम खुशी के निकाह के बाद से नीलम के रिश्ते के लिए काफ़ी परेशान थीं, क्योंकि वो माही की हम उम्र थी। दूसरी बात, उसकी मामूली शक्ल सूरत की वजह से एक जगह बात बनते-बनते ख़त्म हो गई थी, जिसका इल्म नीलम को नहीं था। आप फ़िक्र ना करें बेगम, हमारी नीलम के लिए अल्लाह पाक ने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। वैसे भी नीलम पढ़ाई कर रही है, उसकी तालीम मुकम्मल हो जाए, फिर हम मिलकर मुनासिब रिश्ता देख लेंगे। जहाँज़ेब साहब की बातें सुनकर रशीदा बेगम हद दर्जे मुतमईन हुई थीं। खुशी सुल्तान, आपको प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलवाया है। क्लास टीचर खुशी से मुखातिब हुई। कॉलेज से मुंशी जी ये पैगाम लेकर आए थे। ये सुनकर खुशी काफी परेशानी का शिकार हुई। वो बार बार अपने जहन पर जोर डालते हुए ये सोच रही थी, कहीं उसने ऐसी कोई शरारत तो नहीं की जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने उसे अपने ऑफिस बुलाया है। क्योंकि खुशी शरारत करने में नंबर वन थी और ये बात पूरा कॉलेज जानता था। इसी सोच में गुम वो प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हुई, जहाँ प्रिंसिपल के साथ कोई बैठा था जिसकी पुश्त खुशी के सामने थी। मैं आई कम इन सर? खुशी ने घबराए हुए लहजे में पूछा। ओह खुशी बेटा, आओ अंदर आ जाओ। तुमने बताया नहीं ज़ावर साहब से तुम्हारा निकाह हो गया है? प्रिंसिपल ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। जी, जी सर, मैं बस बताने ही वाली थी। खुशी ने बात को टालते हुए कहा। अभी वो ये सोच ही रही थी कि प्रिंसिपल को उसके निकाह का इल्म कैसे हुआ, जब प्रिंसिपल ने कहा, तुम्हारे घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, तो ज़ावर अब्बासी साहब तुम्हें लेने आए हैं। प्रिंसिपल एक ही सांस में बोल गया, क्योंकि वो ज़ावर और कर्नल को अच्छे से जानता था। गुज़श्ता दिनों ज़ावर एक्सटर्नल के तौर पर भी कॉलेज आता-जाता रहा था। जी, जी सर।
खुशी बस इतना ही कह पाई। प्रिंसिपल के चुप होते ही ज़ावर ने मुड़कर खुशी की जानिब देखा, जो आज पहली बार घबराई हुई नज़र आ रही थी। खुशी ने भी उसको बेइख्तियार देखा। आज ज़ावर के चेहरे पर उसने मामूल से हटकर कोई तासुर महसूस किया था, लेकिन फिर उसे अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर गई। प्रिंसिपल के कहने पर खुशी क्लासरूम से अपना बैग लेकर आई। जब तक ज़ावर प्रिंसिपल के ऑफिस ही बैठा रहा, उसके आने के बाद दोनों खामोशी से कॉलेज की गेट की जानिब बढ़ गए। घर में ऐसी इमरजेंसी हुई है, सब खैरियत है? बिलाखिर खुशी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, तो वो पूछ बैठी, परेशान ना हो, घर में सब खैरियत है। दरअसल प्रिंसिपल से कोई बहाना तो करना ही था, वरना वो ना जाने क्या सोचता। जावर ने बेहद नरमी से कहा, क्या मतलब? क्या सोचता? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आपने धोखे से मुझे छुट्टी दिलाई है और घर में किसी को इल्म भी नहीं है और आप मुझे बिना इजाज़त अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहते हैं? बात सुने मिस्टर ज़ावर, होंगे आप मेरे निकाह में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप जो चाहें वो करें। मैं ऐसी-वैसी लड़की नहीं हूँ। शराफ़त से आप या तो मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दें या फिर मेरे घर पहुँचा दें। समझ आई? खुशी ने सख्त लहजे में कहा, खामोश हो जाओ, कितना बोलती हो? तुम थकती नहीं हो? अभी ज़ावर की बात मुकम्मल नहीं हुई थी और खुशी ने अपना लेक्चर शुरू कर दिया था। उसने बोलना शुरू तो कर दिया, पर शायद चुप होना भूल गई थी। वो मुसलसल बोलती ही जा रही थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब ज़ावर ने उसके लबों पर अपनी उँगली रखकर उसे चुप करवाया, ज़ावर के इस इक़दाम पर उसके तेज़ी से चलते कदम यकदम ही रुके थे। मैंने मम्मा से कॉल करके इजाज़त ले ली थी कि मुझे कुछ देर तन्हाई में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। बस इतनी सी बात थी और तुमने तो राई का पहाड़ बना दिया। अब चलो गाड़ी में बैठो। खुशी कार के पास खड़ी रही, जबकि ज़ावर कार का डोर खोलकर उसे बैठने का कह रहा था। लहजा हुक्मिया था, क्या हुआ बैठो भी। अब उसके दोबारा बोलने पर खुशी ने नफ़ी में सर हिला दिया। क्यों? अब क्या प्रॉब्लम है? उसने बेसारियत से पूछा। खुशी का उससे खिंचा-खिंचा रहना अब उसे नागवार लगने लगा था और फिर उसका ये सोचना जायज़ भी था, क्योंकि वो दोनों अब निकाह जैसे पाक रिश्ते में बंध चुके थे। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, खुशी ने घबरा कर कहा। तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे, तो तुम कैसे नहीं जाओगी?
اتنا کہتے ہی زاور نے اسے خود ہی کار میں بٹھایا، جس میں خوشی نے مزاحمت بھی کی، لیکن کہاں وہ نازک وجود رکھنے والی موم کی گڑیا اور کہاں زاور باڈی بلڈر، دونوں کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ خوشی کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر پھر اس نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، ساتھ ہی اس نے میوزک آن کر دیا تھا، کیونکہ خوشی منہ پھلا کر بیٹھی تھی اور وہ اس وقت اس سے بحث کر کے اپنا موڈ خراب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ کیسا عجیب سانگ لگایا ہے آپ نے؟ زاور ڈرائیو کرتے ہوئے سانگ گنگنا رہا تھا جب خوشی نے میوزک آف کرتے ہوئے کہا، یار تمہاری پرابلم کیا ہے؟ نہ تم خود بات کر رہی ہو، نہ مجھے سانگ سننے دے رہی ہو، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ زاور کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں آپ کوئی اور سانگ سنیں۔ کیوں؟ اس سانگ میں کیا برائی ہے؟ یہ میرا فیوریٹ سانگ ہے۔ گانے بھی اپنے جیسے چھچورے ہی پسند ہیں۔ خوشی نے ایسے سرگوشی کی کہ مقابل سن نہ سکے، لیکن وہ تو سن چکا تھا اور یہ سن کر اس کا غصہ مزید بڑھا تھا، لیکن غصے کا گھونٹ نکل کر اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی، یہ سوچ کر کہ خوشی کو اسے سمجھنے کے لیے ابھی کچھ وقت درکار ہے۔ ویسے بھی زاور ایک میچور اور سینسیبل نوجوان تھا۔ ماہی، تم تیار ہو جاؤ، ہم مما بابا سے ملنے جا رہے ہیں، کل ہماری فلائٹ ہے تو آج تم فیملی سے مل لینا، پارس نے روم میں داخل ہوتے ہی کہا۔ جی، یہ کہہ کر ماہی خاموشی سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ کیا ہوا میری جان؟ تم اداس کیوں ہو؟ پارس نے اس کے چہرے پر اداسی کے آثار شدت سے محسوس کیے تھے، ورنہ ہمیشہ تو وہ اپنے والدین کے گھر جانے کے نام سے ہی دمک جایا کرتی تھی۔ کچھ نہیں، مختصر جواب دے کر وہ آگے چل دی۔ جب پارس نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی اور کھینچا، اب میری آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کہو، کس بات سے پریشان ہو؟ پارس نے اس کی باہیں اپنے کندھوں کے گرد پھیلا دیں، خود اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے قریب کر گیا۔ پارس کی نزدیکیاں تو ماہی کی ویسے ہی جان نکال دیا کرتی تھی، وہ شرم سے چور ہو چکی تھی، بلکہ سجدہ ریز تھی، چہرہ گلاب کی مانند سرخ ہو چکا تھا۔ ماہی کی اس دل فریب ادا پہ تو وہ 100 بار قربان جائے۔ اس کی حیا، اس کا شرمانا ہی تو اس کی جان لے لیتا تھا۔
अभी वो माही के शरबती होठों पर झुकने ही लगा था, जब माही ने उसके अनाबी लबों पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। पारस, मुझ मुझे तैयार होना है। लड़खड़ाते हुए टूटे फूटे लहजे में वो बस यही कह यही बहाना कर पाई थी। मुकाबिल के बदले हुए तेवर देखकर उसे तबसरों में जाने की जरूरत नहीं थी। बिलाखिर वो उसकी मनकूहा थी, अपने शौहर की हर चाल ढाल से खूब वाकिफ थी। हाँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं रेडी हो रहा हूँ, फिर चलते हैं। पारस ने फौरन खुद के होश संभाले थे। वैसे जब बीवी इतनी हसीन हो तो मर्द का बहकना बनता है, और इसमें कोई शक नहीं था कि माही हुस्न के दौलत से माला माल थी। झील जैसी सुरमई आंखें, घनी पलकों की बाढ़, दूधिया रंग, गुलाबी होंठ, मधुर धीमा लहजा, फिर उसकी कमसिन उम्र, और सबसे बढ़कर माही की मोहब्बत, जिसने पारस को मजीद अपना शदाई बना रखा था। जावर ने एक रेस्टोरेंट के दरवाजे पर गाड़ी रोकी। दोनों कार से बाहर निकले। जावर ने खुशी का हाथ थाम लिया। उसके गुस्सीले मिजाज को देखते हुए खुशी ने इस वक्त खामोशी अख्तियार करने में ही आफियत जानी। दोनों रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। जावर ने सीट पहले ही बुक करवा रखी थी। दोनों ही मुकर्ररा सीट पर बैठ चुके थे। क्या खाओगी? जावर ने पूछा। पिज्जा, बर्गर, चिकन टिक्का, रेशमी कबाब, मुगलई पुलाव, बिरयानी और सीख कबाब। फिलहाल इतना ही बस। खुशी मन ही मन में सोच कर रह गई। मुझे भूख नहीं है। मुंह फुलाकर उसने बस इतना ही कहा। वाकई तुम्हें भूख नहीं है? जावर ने बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाई थी। बहुत जोरों की भूख लगी है अल्लाह मियाँ, मैं क्या करूं? दिल में बोलती वो मुंह के जाविये बिगाड़ रही थी। जावर, जो उसके दिल की बात को बखूबी समझ चुका था, उसकी इस हरकत पर हौले से मुस्कुरा दिया। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है। अब ये नाराजगी खाने के बाद दिखा लेना, ओके? ये बात सुनते ही खुशी ने झट से हाँ में सर हिला दिया। वैसे भी वो खाने के मामले में किसी भी तरह का समझौता या लापरवाही नहीं करती थी। जावर ने उसकी पसंद की सारी चीजें ऑर्डर की। अभी दोनों खाने का वेट ही कर रहे थे, जब खुशी इधर उधर देखने लगी। बेख्तियार उसकी नजर नीलम पर पड़ी, जो किसी पुलिस वाले के साथ उसी रेस्टोरेंट में दो टेबल आगे बैठी थी। पहले पहल तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, फिर गौर से देखने पर वो पहचान गई कि ये नीलम ही है। हाय नीलम, खुशी ने बुलंद आवाज में उसे पुकारा। जब नीलम ने खुशी को देखा तो मारे खौफ की उसका चेहरा ही नहीं, हाथ पांव भी ठंडे पड़े थे। जारी है। आज की एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे बताइएगा, आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल का लिंक शेयर करें। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
آپ لوگوں کا سپورٹ ہی مجھے زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے کنٹینٹ، اچھی سے اچھی اسٹوری لکھنے کی کیا کہہ سکتے ہیں مطلب اچھے سے اچھی کہانیاں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گی۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔